हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की और साथ में ओम्स लॉ की। तो बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने बात कर चुकी है कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, और साथ में हम लोगों ने बात करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और करंट डेंसिटी की। तो बच्चों, अगर वो सारे लेक्चर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके उन सभी लेक्चर को एक बार देख लें, फिर यहाँ पे आए तो आपको चीजें और भी बेहतर समझ में आएगी, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू द कंडक्टर टर्म एज द रेजिस्टेंस। ओके, तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि किसी भी सबस्टेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो करने को रेजिस्ट करता हो या चार्ज फ्लो करने को रेजिस्ट करता हो, उसको अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जरा इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जैसा जिक्र किया था कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जैसे भी हम वोल्टेज लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है वहां पे, क्या होता है बच्चों, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एक टर्मिनल पे हाई, आप कह सकते हो कि एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्जेस हमारे क्या होते हैं, बन जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है भाई, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे जो भी हमारे कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों क्या होता है, उनका कोलिजन स्टार्ट होता है। और जब कोलिजन जो होता है वो क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको रेजिस्ट करता है। और यही इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि टू फ्लो आप, यहाँ पे देखो लिखा भी है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू द कंडक्टर इज टर्म्ड एज द रेजिस्टेंस। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो किसी भी सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर करंट को या फिर चार्ज को फ्लो करने से रोके, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग आर से। ये इसका हम शो करते हैं आर से, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है ओम्स, है ना। ये इसकी यूनिट होती है ओम्स। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तीन बातें आपको जानना चाहिए, है ना। और जो आर की वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, आर इक्वल टू होता है वी बाई आई। तो इससे आप एकदम ही बात में डिफाइन कर पाए, एकदम में डिफाइन करें कि आर जो है वो वी बाई आई के रेशियो पे डिपेंड करता है। वी बढ़ेगा तो आर घटेगा, आई घटेगा तो आर घटेगा बढ़ेगा। ये आर वी और आई के रेशियो पे एकदम डिपेंड नहीं करता, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना। तो आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे आर इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो चलिए, और एक चीज और समझना आपको कि बच्चों, अगर मुझे दिखाना हो कि फिक्स रेजिस्टेंस कैसे है, तो उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। ये सिंबल बताता है कि कैसा रेजिस्टेंस है। ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है। ओके, और अगर हम बात करें इस तरीके का हो, इस तरीके का कुछ हो, तो इस तरीके रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आना चाहिए कि इसका जो सिंबल होता है वो आर होता है, यूनिट जो होता है ओम होता है। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। और एक हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। और इस तरीके का जो हम सिंबल दिखाएंगे वो हमारा फिक्स रेजिस्टेंस की बात बताएगा, और जो इस तरह से हम दिखाएंगे वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाएगा, है ना। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये जो है ये हमारा फिक्स रजिस्टर हुआ, है ना। ये हमारा फिक्स रजिस्टर हुआ। और ये जो हमारा हुआ बच्चों, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर हुआ, है ना। तो ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर हुआ। तो इस तरीके की चीजें आपको आना चाहिए कि हमारा जब इस तरह से दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे हमारा फिक्स रजिस्टर है, और जब इस तरह की चीजें होंगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये वेरिएबल रजिस्टर। इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग बात करते हैं अब ओम्स लॉ की। ठीक है, चलिए। तो इतनी बातें थी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग बात कर ले जरा ओम्स लॉ की, है ना। चलिए, ओम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई,
ओम्स लॉ के लिए हम लोग बात करें कि अगर फिजिकल कंडीशन, ठीक है, चलिए इसे आप लिख लेते हैं ओम्स लॉ। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, हम लिखेंगे नहीं, सुन के लिख लेना चाहो तो तुम। हाँ, अगर फिजिकल कंडीशन सच एज शेप साइज एंड टेम्परेचर, शेप साइज एंड टेम्परेचर, अगर ये हमारा सेम हो, अगर ये हमारा क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो लिख लीजिए क्या इसका जो, अगर वो लिखना चाहे स्टेटमेंट तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिखिए स्टेटमेंट क्या है बच्चों, स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ द फिजिकल कंडीशन सच एज अ टेम्परेचर, शेप, साइज etc remaining same, the electric current flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor is current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two end। तो समझते हैं जरा क्या कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या ये कहता है कि अगर इसका फिजिकल कंडीशन लाइक दैट शेप साइज और टेम्परेचर सेम हो, तो किसी के कंडक्टर के में फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हुए हैं। मतलब ये कि हमारा जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के, या हम लोग बोल सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये हम बोल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू आई आर। ओके, या हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं v बाई आई इक्वल टू कितना, v बाई आई इक्वल टू कितना r, और ये हम बोल सकते हैं ये हमारा कांस्टेंट होता है। या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो बच्चों कि ये v बाई आई क्या बता रहा है, वो स्लोप बता रहा है। अगर हम लोग vi कर्व की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है, जो हमें बोलना है कांस्टेंट है ना। तो ये बातें आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात कर लें, इसको मैं हटा दूंगा। अब जरा इसके ग्राफ के बारे में बात कर लें कि इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की, है ना, समझो इसे बच्चों। अगर हम लोग ये बातें बोलते हैं किसके लिए, ये हमारा मेटालिक कंडक्टर के लिए बातें हैं, ये सारी बातें हमारी किसके लिए कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर की कर रहे हैं। और हम लोगों ने बोला v इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, या v बाई आई इक्वल टू हम लोगों ने बोला r, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर बच्चों हम इसको इसको अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें या वी आई ग्राफ में देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा v है और ये हमारा i है। ओके, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है और कहां से पास करता है, वो ओरिजिन से पास करता है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, कि tan थीटा इक्वल टू कितना, v बाई आई इक्वल टू कितना r। तो हम लोग देख रहे हैं जो vi ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो जो एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसकी vi स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है r आ रही है, या tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, r आ रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जो r होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आगे भी हम लोग लिखेंगे भी कि r किस किस पे डिपेंड करता है। r जो होता है बच्चों डिपेंड करता है किस किस पे, मेटल पे, टेम्परेचर पे और किस पे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो भी इस पे डिस्कस कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात आप बस नोट कर लो कि r जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, चलो तो ये बातें आपको आना चाहिए किस किस पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, मटेरियल, टेम्परेचर एंड डायमेंशन पे हमारा जो होता है आर डिपेंड करता है। तो चलिए ये बातें आपको समझ में आया। तो अब एक चीज देखो, इस पे क्वेश्चन बनता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वी आई कर्व में दिया हो कुछ ऐसे v और ये हमारा i है ना, और यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो कि ये हमारा T1 है और ये हमारा टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे ये R1 है और यहाँ पे बच्चों ये R2 है, और ये एंगल बना रहा है θ1
ये एंगल बना रहा है θ2। तो आप देखो इस कर्व से आपको क्या पता चल रहा है, इस कर्व से पता चल रहा है कि θ1 ग्रेटर है किससे, θ2 से। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे tan θ1 मतलब इसका स्लोप ग्रेटर है किससे, tan θ2 से। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि tan θ की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है r, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या आप लिख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, या मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं r1 इज ग्रेटर देन r2, या मैं क्या लिख सकता हूं t1 इज ग्रेटर देन t2, है कि नहीं। ऐसी बातें मैं लिख सकता हूं। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो फटाक से। और फिर हम लोग बात करते हैं आईवी कर्व की। जरा आईवी कर्व में कैसे चेंजेस होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप नोट करिए पहले फिलहाल, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, हो गया। चलो मैं हटा दूं इसको मैं हटा देता हूं। अब अगर हम लोग बात करें यही सेम क्वेश्चन आईवी कर्व के लिए आ जाए, तब क्या होगा, आईवी कर्व के लिए आ जाए तब क्या होगा बच्चों, देखते हैं जरा। आईवी कर्व के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अगर ऐसा कर दे दें, कई बार आईवी कर्व दे देता है और बच्चे बड़े उत्साहित होकर के आंसर कर देते हैं गलत, है ना। उनको लगता है कि अरे बड़ा आसानी से तो मिल गया, लेकिन वहां वो देख नहीं पाते हैं कि आईवी दिया है, बीआई दिया है। अगर आईवी कर्व है तब क्या होगा बच्चों, अगर आईवी कर्व है तो ये एंगल थीटा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा I बाई V, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 1 बाई r, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई r हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई r के टर्म में होगा, जबकि VI कर्व में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, वो r के इक्वल होता है ना। चलो, तो अब एक चीज आपको देखना है कि अगर इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे दें कि ये हमारा आईवी कर्व दिया हुआ है, आईवी, और यहाँ पे दो स्लोप दिए हुए हैं, एक हमारा ये T1 है और दिस इज T2, ओके। और ये हमारा R1 के लिए है और हमारा R2 के लिए है। ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि θ1 ग्रेटर है θ2 से, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात देखे हैं क्या कि यहाँ पे थीटा 1/r इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे अगर r1 है और यहाँ पे r2 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि r2 इज ग्रेटर देन r1, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, आईवी कर्व में क्या हो जा रहा है, 1 बाई r हो जा रहा है, जबकि बीआई कर्व में क्या होता था, tan थीटा इक्वल टू r होता था, है ना। तो r1 और r2, यहाँ पे मैं बोलूंगा r2 इज ग्रेटर देन r1। इट मींस आप क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो T2 क्या बोल सकते हो, अगर ये T1 है और यहाँ पे T2 है, तो आप एक बोल सकते हो कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस पे एक न्यूमेरिकल सीधे सीधे आपको मिल जाएगा नीट जैसे एग्जाम में। तो इसको आप नोट कर लेना कि ग्राफ कैसे दिया रहेगा और किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये नोट कर लीजिए, कुछ हम लोग नॉन ओमिक ग्राफ पे भी थोड़ा सा उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए नोट करिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हट जाएंगे, अच्छा ओके, नोट करो बच्चों जल्दी से। तो हम लोग कुछ नॉन ओमिक ग्राफ पे भी देख लेते हैं, है ना, क्या होता है, स्लोप से क्या फर्क पड़ता है। ओके ठीक है, नोट करो बच्चों। ओके चलो ठीक है, तो एक एक नॉन ओमिक ग्राफ प्लॉट करते हैं टेट्रॉइड बॉल की, है ना। ये कई बार इससे पूछा हुआ है, टेट्रॉइड बॉल की या डायोड की, या फिर हम लोग बात कर लेंगे किसके लिए, सेमीकंडक्टर की। लेकिन टेट्रॉइड बॉल की जरा बात कर ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। टेट्रॉइड बॉल की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जो आईवी ग्राफ आता है बच्चों, ये आईवी ग्राफ जो होता है वो देखते हैं जरा कैसा होता है। इसमें जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है बच्चों, आ, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये हमारा यहाँ पे जो हम स्लोप डाल रहे हैं वो पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और यहाँ पे जो है वो पॉइंट सी है। तो जरा इन तीनों की चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं स्लोप यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर लें,
तो ये क्या होगा हमारा ए के लिए हो गया, यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया वो बी के लिए हो गया, और यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया बच्चों वो किसके लिए हो गया, वो सी के लिए हो गया, है ना। तो अब जरा बताओ बच्चों कि क्या हम लिखेंगे, कैसे हम प्लॉट करेंगे, जरा हमको बता दो। ठीक है, टेट्राड वॉल्व के लिए हमने कहा ये हमारा ए है, ठीक है, ये मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं, इसको मैं 3 बोलता हूं। ओके, तो ए वाले पे क्या है, ये एंगल अगर थीटा है तो ए वाले के लिए जरा हम लोग देखते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वालों के लिए हम देखें तो स्लोप की वैल्यू क्या है, वो हमारी पॉजिटिव है, स्लोप हमारी पॉजिटिव है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला 3 केसेस हम लोग करेंगे भाई, तीनों के जरा एनालिसिस कर ले। फर्स्ट केस के लिए अगर हम लोग बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू r है, मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा है, वो हमारा पॉजिटिव है ना। यहाँ पे क्या है भाई, स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब क्या कि v अगर बढ़ेगा तो हमारा i भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बातें हम देख भी रहे हैं कि v बढ़ रहा है तो हमारा i भी बढ़ रहा है ना। दूसरे वाले केस में जरा देखें, सेकंड वाले केस में, सेकंड में हम देखें कि सेकंड में क्या हो रहा है भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या है, बताओ बच्चों। यहाँ पे देखो ये देखो बच्चों, ये क्या है, इसके पैरेलल है ना। इस केस में स्लोप क्या मिल रहा है अपने को, इसके ऐसे केसों में स्लोप कैसे मिलता है, tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों ऐसे केस में, बताओ। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, या आप बोल सकते हो r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बच्चों, r की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अच्छा, r की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, tan थीटा 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी एंगल आ रही है बच्चों, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और r की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या आप बोलोगे कि r की अगर इनफाइनाइट वैल्यू है तो v और i क्या होंगे, 0 होंगे, ऐसा आप बोलोगे क्या। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो i और v क्या होते हैं, 0 होते हैं। बट देखो अगर r इनफाइनाइट हो रहा है यहाँ पे v वाले पे, तो क्या कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे i और v 0 है, जी नहीं, i की भी वैल्यू है और v की भी वैल्यू। ये कंडीशन पे कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड i इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये दोनों नोट करिए, तीसरे वाले केस को हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू 0 क्यों हो जा रहा है, बच्चों कुछ अच्छा ठीक है, देख लो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है बच्चों। इस केस में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई r होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब समझ में आ गया, ओके। चलो, तो ये आपने दूसरा केस है। अब तीसरे केस की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे केस में क्या हो जाएगा, तीसरे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, ओके, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे i v कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, vi कर्व की बात नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी अगर हम लोग बात करें किसका, तीसरी अगर हम लोग बात करें किसके लिए, तीसरी बात हम करें कि इस वाले तीसरे वाले ग्राफ के लिए, तो देखो तीसरे केस में क्या हो रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या 1 बाई r, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। स्लोप देखो कैसा आ रहा है बच्चों, वो निगेटिव आएगी, इसका जो स्लोप होगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आने का क्या मतलब है, निगेटिव आने का मतलब ये है कि अगर v की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो i की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यही तो मतलब हुआ। मतलब v और i में कैसा रिलेशन आएगा, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन आएंगे, है ना। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों, स्लोप क्या आ रहा है, 90 से ज्यादा आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 बाई r है, और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। और निगेटिव आएगी तो इसका क्या मतलब है कि अगर v की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो i की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये 3 केसेस थे, है ना, और ये आपको जानना चाहिए। चलिए, तो ये नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायोड के लिए भी देख लेते हैं, और रेजिस्टर के लिए भी देख लेते हैं, सॉरी सेमीकंडक्टर के भी लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नोट करो फटाफट, नोट करो, और फिर हम लोग देखते हैं। चलो, इसको हटा दो, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, ये जो ट्रायोड वॉल्व के लिए था, अब जरा हम लोग डायोड के लिए बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें, है ना। चलो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जरा हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए बात कर लें। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है भाई, ये I है और ये हमारा V है। हमने कहा कि जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अगर प्लॉट करो बच्चों, ये कैसा आ रहा है,
इस केस में कैसा आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू कितना, ये आ रहा है 1/r, और ये वैल्यू कैसी आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी भाई, देख लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम बन रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो i की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, वो इंक्रीज करेगी, है ना। तो पॉजिटिव वाली केस में कुछ सोचना ही नहीं है ना बच्चों। और इसी तरह से अगर हम लोग डायोड की बात करें, डायोड के लिए अगर बात करें तो कैसा करेंगे हम लोग, चलो डायोड के लिए भी हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं। ये डायोड के लिए अगर हम ड्रा करना चाहें बच्चों, डायोड के लिए, तो डायोड के लिए कुछ ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे तो होता है। और इस केस में देखो बच्चों, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर स्लोप ड्रॉ करें, तो ये हमारा 90 से कम आएगा। और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/r, और ये वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव मिलेगी तो v बढ़ेगा, तो i की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारे ग्राफ के क्वेश्चन के बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट करो बच्चों जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, चलो अब जरा ओम्स लॉ का जरा हम डिडक्शन कर लें, इसको मैं हटा दो। चलो जरा बच्चों इसका हम लोग ओम्स लॉ का डिडक्शन कर ले, जरा देखते हैं उसमें क्या रिलेशंस आते हैं, है ना। देखते हैं बच्चों। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था आई इक्वल टू क्या, एन ई ए वी डी, है ना। ये हमारा पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना बच्चों, है ना। तो ये हमारे करंट की वैल्यू आ गई। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या, एन, एन नहीं था, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, यही तो था बच्चों। ई हमारा क्या था, चार्ज था, है ना। और कैपिटल ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हमारे का रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमारा जो था वो मास था, है ना। तो ये वीडी वैल्यू उठाकर अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो देखिए कितना आ रहा है, आई इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की जगह पे क्या, ई कैपिटल ई टाउ बाई कितना एम, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ एन ई स्क्वायर और कितना ई ए टाउ बाई एम, है ना। ये आई की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, ई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल लिख सकता हूँ, ये यही हमको लिख लेना था। ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल, और ये वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एन ई स्क्वायर और कितना वी ए टाउ बाई एम इंटू एल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बोलिए अब अगर मैं क्या करूं, इस v को मैं इधर ला दूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलो एक लाइन और चलते हैं, यहाँ पे i बाई वी इक्वल टू कितना, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू एल, ये बात मैं लिख सकता हूँ, हाँ जरूर लिख सकता हूँ बच्चों। और अगर मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v बाई आई, है ना। तो मैं इसको पूरा पलट दूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v बाई आई इक्वल टू कितना, ये मैंने पूरा पलट दिया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा एम एल बाई कितना एन ई स्क्वायर और कितना ए और कितना बच्चों टाउ, यही तो आ रहा है बच्चों, देखो यही तो आ रहा है। और मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं v बाई आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पे मैं लिख सकता हूं m बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, है ना। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। और बच्चों देखो v बाई आई को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं r कैपिटल R, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और L बाई ए, है ना। या इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल इनटू L बाई ए, जहां L क्या हमारा लेंथ है, ओके, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, या क्रॉस सेक्शनल, और ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो ये आर इक्वल कितना है, रो एल बाई ए, और रो की वैल्यू कितनी आई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, एम एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आया आर इक्वल टू रो एल बाई ए।
तो ये आपको नोट कर लेना है, और ये किस किस पे डिपेंड करता है इस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो नोट करो फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया, नोट हो गया बच्चों, चलो ओके। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आएगी, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, या आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी, जरा हम इसमें बात कर लें। इसको मैं हटा दूं, जरा ये हटा देता हूं बच्चों, और थोड़ा देख लेते हैं, है ना। चलो तो थोड़ा समझते हैं, समझते हैं बच्चों जरा। ये देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ये आर है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा पे, मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जबकि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो केवल दो चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, एंड टेम्परेचर पे केवल डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो चीजें आपको लिख लेनी है ना, तुरंत। चलिए ओके, नोट हो गया। चलो बच्चों, अब मैं इसको हटा दूं, ठीक है। चलिए जरा एक क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसका, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, और डिटेल में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे कुछ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसे बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिख रहा होगा, ओके। देखते हैं क्या बच्चों, ये अपना कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। एक मिनट, ये कुछ ऐसे दिया हुआ बच्चों, है ना। ये कुछ ऐसे दे रखा है इसका डायमेंशन, और ये जो दिया है इसको मैं L दिखा रहा हूं, ओके। इसका जो डायमेंशन दे रखा है वो B है, और इसका जो डायमेंशन है बच्चों वो क्या है, H है। अब आपसे पूछ रहा है इस वाले के लिए, ये वाला जो शेप है, मैं चलो लिख देता हूं A B, और इसको A B C D E F G और H, है ना। चलो तो अभी हम बात करें इसके लिए, चलिए पहले हम इसके लिए बात कर लें, इस वाले शेप के लिए बात कर लें। तो इसके लिए अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालो तो मैं क्या लिखूंगा, R1, इसको मैं बोल लेता हूं R1 इक्वल टू रो, और L, इसके लिए लेंथ कितनी है बच्चों, इसके लिए लेंथ देखो कितना है, ये वाला शेप कितना है, वो L है। तो रो L बाई, और एरिया कितना है B इंटू एच, तो मैं लिख सकता हूं B इंटू एच, ओके। और दूसरा अगर मैं बात करूं इस वाले शेप के लिए, इस वाले शेप के लिए, तो मैं R2 इसको लिख लूं, और R2 वैल्यू कितनी आ जाएगी रो, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बच्चों, यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या, कौन सा है, वो B है। तो B बाई कितना H इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, L हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, ये तो मैंने इसकी बात करा था, अब मैं ये जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, अब इसकी मैं बात करूं तब मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं R3 दिखा देता हूं, और R3 के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, R3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, R3 के लिए लिखूंगा बच्चों R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रो H बाई, है ना, ये H हो जाएगा देखो बच्चों, और क्या हो जाएगा, इसका हमें निकालना हो, अगर नीचे वाले जो पार्ट है उसका निकालना हो एरिया, तो क्या लिखूंगा मैं, L इंटू बी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हो तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, है ना, तो इसको आपको कर लेना है और इसको नोट कर लेना आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। और आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस जिसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।